आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल और डबल सर्किट लाइन। ना ये यार बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप देखते होगे लेकिन आपको समझ में नहीं आती होंगी। या जनरली हम लोग जब हाईवे पे चलते हैं तो आसपास ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं, ट्रांसमिशन टावर देखते हैं, तो एक आम आदमी जो देखता है और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो देखता है, उसके बीच का डिफरेंस आज इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। सिंगल एंड डबल सर्किट लाइन के ऊपर जीएमडी और जीएमआर कैलकुलेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकली ईएस एग्जाम में या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम में, तो वो भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी डिटेल इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा। प्योर कंटेंट है, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रास्ते में जाते होगे तो या तो आपने टॉवर कुछ इस तरीके के देखने को मिलते होंगे या फिर इस तरीके के हैवी से टॉवर देखने को मिलते होंगे, ठीक है ना। अगर हम पहले वाले टॉवर की बात करें तो ये कहलाता है सिंगल सर्किट का थ्री फेज लाइन टॉवर, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन जा रही है? दिस इज सिंगल थ्री फेज सर्किट लाइन, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो ये है डबल सर्किट थ्री फेज लाइन, ठीक है, डबल सर्किट। अब इसको जरा और ध्यान से समझते हैं। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सर्किट की थ्री फेज लाइन की, तो मान के चलते हैं अगर हम इस टॉवर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग लो वोल्टेज पे ये टॉवर जनरली डील करा जाता है, जबकि एक और सिंगल फेज सर्किट थ्री फेज लाइन के लिए सर्किट जो यूज होता है उसके अंदर ये वाला जो टॉवर आप देख रहे हो ये भी सिंगल सर्किट ही थ्री फेज लाइन को कैरी कर रहा है, लेकिन इसका काम क्या है, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज करा जा रहा है। यानी कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि टॉवर को देख के आप बता सकते हो कि वहां पे वोल्टेज कौन हैवी वोल्टेज को डील कर रहा है और कौन लो वोल्टेज को डील कर रहा है, ठीक है। एक बात तो ये बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, लेफ्ट वाला लो वोल्टेज को डील कर रहा है और राइट वाला हाई वोल्टेज को डील कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही। नाउ अब यहाँ पे हम सिंगल फेज थ्री फेज सर्किट सिंगल सर्किट थ्री फेज लाइन क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पे अगर इस टॉवर को ध्यान से देखो लेफ्ट वाले पे, तो आर वाई बी, ठीक है, ये हमने फेज मार्क कर दी। अब देखो केवल थ्री फेज के केवल एक ही सर्किट जा रहा है ना, एक ही लाइन जा रही है आर वाई बी, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि सिंगल सर्किट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला जो वायर देख रहे हो दिस इज योर शील्ड वायर। शील्ड वायर का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि लाइटनिंग से बचाना इस टॉवर को, इसके वायर्स को, कंडक्टर्स को। शील्ड वायर के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर अभी आने वाले समय में बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको ध्यान से देखना कैसे ये बचाता है एक पतला सा वायर, आखिर इसे पतला ही क्यों रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे उसमें। अभी यहाँ पे सिंगल सर्किट थ्री फेज लाइन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइड वाले टॉवर की, तो इसके अंदर थ्री फेज जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आर वाई बी, ठीक है, ये तीन फेज सर्किट है। अब देखो तुम देखो दोनों ही केसेस में, तो दोनों में थ्री फेज की एक लाइन जा रही है, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूँ इसको जरा समझो। देखो ये हो गया आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी। अब ये क्या है? ये थ्री फेज लाइन है लेकिन एक ही सर्किट है, सिंगल सर्किट, ठीक है, सिंगल थ्री फेज लाइन जा रही है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी एक आर है, एक वाई है, एक बी है। तो अगेन ये भी क्या है? थ्री फेज लाइन तो है पर सिंगल थ्री फेज जा रहा है, मतलब सिंगल लाइन जा रही है थ्री फेज की, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो यहाँ से शब्द आता है सिंगल सर्किट का, तो एक ही सर्किट जा रहा है। अच्छा कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देख सकते हो, ये क्या है? अभी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, दिस वन इज बंडल कंडक्टर, ठीक है, यानी कि फेज है एक, ठीक है। जैसे ये बी फेज है आर वाई बी, लेकिन देख सकते हो इस बी फेज को कैरी करने के लिए हमें दो पैरेलल कंडक्टर की जरूरत पड़ रही, सब कंडक्टर्स की। तो इसीलिए हमने इसको कह दिया है बंडल कंडक्टर। समझ में आ रही बात है? ये टू लिखा हुआ है, मतलब दो बंडल कंडक्टर इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो सेम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिंगल कंडक्टर ना लेके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंगल कंडक्टर, दिस इज योर सिंगल कंडक्टर, ठीक है, ये सिंगल कंडक्टर ले रहे हैं। और यहाँ कौन से यूज कर रहे हैं? बंडल कंडक्टर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और देखते हैं, ये देखो ये क्या है? ये स्पेसर है। तो स्पेसर्स हैं, स्पेसर्स का काम क्या होता है? ये स्पेसर्स करते हैं इन बंडल कंडक्टर को, गैप को मेंटेन रखते हैं, इनको आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इनको क्या कर रखे हैं? एक सर्टेन डिस्टेंस पे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वरना क्या होगा? ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। देखो ये भी स्पेसर का इस्तेमाल करा गया हमने, ठीक है। तो दीज आर स्पेसर्स विच आर यूज टू सेपरेट दी टू बंडल कंडक्टर्स, ओके। नाउ और क्या है? और देखो इसको देखो, दीज आर वाइब्रेशनल डैम्पर। पिछला लेक्चर देखा होगा, सैग के बाद सैग वाली जो सीरीज थी, वहाँ पे आयोलिन एंड गैलोपिंग वाइब्रेशन के बारे में मैंने बताया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई ये जो वाइब्रेशनल होते हैं ना, इन वाइब्रेशन को डैम्प आउट करने के लिए हम डैम्पर्स लगाते हैं, जो कुछ इस तरीके के होते हैं कि अगर मान के चलते हैं ये कंडक्टर है तो ये इसके ऊपर इस तरीके से ये रॉड होगी और यहाँ पे वेट लगा होगा, यहाँ पे वेट लगा होगा, सो दीज, और इससे क्लैंप होते हैं ये। तो होता क्या है कि जब भी कोई गैलोपिंग या मेनली तो ये एयोलिन वाइब्रेशन के लिए, एयोलिन समथिंग ऐसी कुछ नाम था, एयोलिन वाइब्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इन्हें डैम्प आउट कर देते हैं। गैलोपिंग में ये काम नहीं करते, एयोलिन वाइब्रेशन के लिए होते हैं। तो बेसिकली ये हो गए आपके वाइब्रेशनल डैम्पर जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और देखें और क्या चीज़ दिखी हुई है, ये देखो, दिस इज योर जंपर वायर। ना ये जो आप देख रहे हो ना, अब हुआ क्या? जंपर वायर काम क्या होता है? कनेक्शन को मेंटेन रखना। भाई यहाँ से पावर आ रही है,
अब यहाँ तो इंसुलेटर लगा हुआ है, दिस वन इज योर इंसुलेटर, इंसुलेटर। ऐसे ही ये वाला भी इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर भी इंसुलेटर, इधर भी इंसुलेटर है, और यहाँ से कंडक्टर वापस गया है, तो यहाँ से सप्लाई आ रही है और यहाँ से जा रही है, पर बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है। तो भाई इंसुलेटर अगर लगा है तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया ना, इंसुलेटर तो पास नहीं होने देगा। तो कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए ये देखो, ये हमने जंपर वायर का इस्तेमाल करा है जो इंसुलेटर को बाईपास करता है। ताकि देखो इंसुलेटर जो हमने लगाया है वो बेसिकली इसलिए लगाया है कि कंडक्टर और टॉवर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है। लेकिन कंडक्टर की तो कनेक्टिविटी बनी रहे, उसके लिए हम लोग लगाते हैं जंपर वायर। समझ में आ रही बात है? तो एक चीज़ यहाँ पे जंपर वायर देखने को मिली, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आइयो समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ पे भी देखो शील्ड वायर का इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज जो शील्ड वायर। अब यहाँ पे दो शील्ड वायर लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो 1 और 2, तो दो शील्ड वायर। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर दो शील्ड वायर का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था, एक सिंगल शील्ड वायर का काम हो रहा था, सिंगल शील्ड वायर। समझ में आ रही? तो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट जो हमने लगा रखे हैं। तो जब भी कोई टावर देखते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर सारे फॉलो कर रहे होगे तो हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में कवर की है, उसको देखो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप पॉइंट आउट कर पाओगे ना। नॉर्मल आदमी के लिए कहेगा यार बड़ा सोफेस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है, पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये सब चीज़ें दिखेंगे। डेट इज़ द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ अब बात करते हैं डबल सर्किट लाइन की। तो डबल सर्किट लाइन का शब्द कहाँ से आया? तो बेसिकली आप देखो इस टावर को देखते हैं, इस पर्टिकुलर टावर को। तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक आर है, वाई है और बी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी तीन फेज हैं। तो ये हो गया तीन फेज, 1 2 3, थ्री फेज एक तरफ हो गया और एक तरफ हो गया 1 2 3। तो ये तीन फेज इधर है और ये तीन फेज इधर है। तो इसको हम पूरे को कह देंगे थ्री फेज का एक सर्किट ये हो गया, एंड एक ये है थ्री फेज का सेकंड सर्किट। सो डेट्स वाई इसका नाम पड़ा है डबल सर्किट लाइन। ऐसा नहीं है दो ही सर्किट चलते हैं, कई कई जगहों पे तीन सर्किट भी चल रहे होते हैं, चार सर्किट भी चल रहे होते हैं। मतलब टावर एक है, ठीक है, टावर एक है, ठीक। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ऐसे करके देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टावर एक है, लेकिन मान के चलते हैं हमने ऐसे बना दिया, तो ऐसे 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 ये कर दिया, ठीक है। तो अब एक सर्किट ये चल रहा है, दिस वन इज योर सिंग फर्स्ट सर्किट। एक सर्किट ये है, एक सर्किट यहाँ पे चल रहा है और एक सर्किट यहाँ पे चल रहा है। तो दिस इज थ्री सर्किट, ऐसी फोर सर्किट। तो मल्टीपल सर्किट बना सकते हो। तो आपको पहचानना कैसे भाई? अगर तीन लाइनें जा रही हैं, देखो यार अगर एक टावर पे से 6 लाइनें जा रही हैं, 6 6 कंडक्टर जा रहे हैं, बंडल हैं, सिंगल हैं, कोई भी हैं, अगर 6 जा रहे हैं तो इसका मतलब है भाई एक सीधी सी बात है ना, थ्री फेज में तो तीन ही वायर होने चाहिए या तीन बंडल कंडक्टर होने चाहिए। तो 6 क्या है? तो इट इज बेसिकली द फर्स्ट वन इज द सर्किट 1, द सेकंड वन इज द सर्किट 2। तो दो थ्री फेज लाइन के सर्किट जा रहे हैं, तो यहाँ से शब्द आता है डबल सर्किट लाइन का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो मेजोरिटी में डबल सर्किट लाइन यूज करी जाती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्या है आगे चल के चर्चा करेंगे। तो एक तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें हम लोग बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से देख सकते हो दो बंडल कंडक्टर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। एक और तरीका होता है इसको भेजने का ना, पुराने वाले तरीके में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इनको ऐसे करके वर्टिकली अरेंज करा हुआ है, मतलब आर वाई बी, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है जिसमें ये डिस्टेंस बराबर रखी जाती है। एक और तरीका होता है जिसमें आर वाई बी, ठीक है। एक और तरीका होता है जिसमें ये डिस्टेंस मिडिल वाली जो आर्म होती है इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और नीचे वाले और ऊपर वाले की डिस्टेंस बराबर रखते हैं। ये क्यों करते हैं अभी बताऊंगा आगे, आगे इसको मैंने चर्चा करी, कुछ छूटेगा नहीं, सब चीज़ें कवर करेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे। तो ये वर्टिकली हमने इनको अरेंज करा हुआ है ना। यहाँ पे हमने क्या करा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो आर वाई बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने इनको कंडक्टर को इस तरीके से, यानी कि एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट चल रहा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी हम इनको अरेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द की कंडीशंस, ठीक है। तो जनरली इक्विवेलेंट ट्राइंगल में जब अरेंज करते हैं तो इसकी खास बात क्या होती है, जब इक्विवेलेंट ट्रायंगल में करते हैं तो इंडक्टेंस कम हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इसकी अभी चर्चा करेंगे, कैपेसिटेंस भी कवर कर लें। दो इंडक्टेंस के बाद से ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो अभी इसको सीख लो, याद कर लो। अभी आगे इसको कवर करूंगा मैं कि क्यों ऐसा कह रहा हूँ। जीएमडी जीएमआर में इसका राज छुपा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम इस तरीके का सिस्टम लेके चलते हैं, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, तो वहाँ पे इंडक्टेंस बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, एंड कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी हद तक प्रमोट करा जाता है। इवन आप यकीन नहीं करोगे, बंडल कंडक्टर जब भी हम, जैसे यहाँ पे देखो 3 बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, 3 बंडल कंडक्टर्स। तो जनरली जब बंडल कंडक्टर भी 2 होते हैं तब तो हम उन्हें हॉरिजॉन्टली लगा देते हैं, लेकिन जब 3 यूज़ करते हैं तो वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पुट करे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि भाई हम क्या कर सकें, इंडक्टेंस को कम कर सकें, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकें। तो पूरा फोकस हमारा इसी चीज़ पे होता है। फॉर्मूले से भी इसको हम लोग टैली कर सकते हैं, ठीक है। सो डेट इज़ द पॉइंट। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं।
नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग इस सीक्वेंस में क्यों अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली इस सीक्वेंस का जो मैंने वर्ड लिखा है इसको हम कह सकते हैं ट्रांसपोजिशन भी कह सकते हैं, ट्रांसपोजिशन। यानी कि आखिर हमने कंडक्टर का इस तरीके से ट्रांसपोज क्यों करें, यानी मतलब यहाँ पे तो ऊपर आर है और यहाँ पे आर को नीचे भेज दिया है, आर वाले रेड फेज को। ऐसे यहाँ पे बी फेज को सामने सामने रखा है लेकिन सी फेज को अगेन ऊपर नीचे कर दिया है। भाई हम ये भी तो कर सकते थे ना कि आर आर डैश वाई वाई डैश बी बी डैश, ये भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये सीक्वेंस चेंज क्यों कर दिया, आर वाई बी के सामने बी डैश वाई डैश एंड आर डैश, ये क्यों कर दिया। सो डेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज इसके आंसर को भी निकाल लेते हैं जब बात चली रही डबल सर्किट लाइन की। ठीक है, तो इसके लिए पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट 4 पॉइंट को समझ लो। सबसे पहला क्या है, हम क्या चाहते हैं, इट इज डिजायर टू हैव अ लो इंडक्टेंस। भाई हम चाहते हैं कि इंडक्टेंस लाइन का कम से कम हो। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसका इंडक्टेंस आपका कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि एक ट्रांसमिशन लाइन से हम कितनी पावर भेज सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते। साइन डेल्टा ये भी हो गया। लाइन द नेक्स्ट वन इज द एक्स, एक्स मीन्स द रिएक्टेंस। ठीक है, समझ में आ रही बात है। सो डेट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ना। इसको जरा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो एक्स क्या होता है, एक्स बेसिकली होता है 2πf/L, मेनली एल होता है। ठीक है, वैसे तो एक्स की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्स ही होती है, लेकिन कैपेसिटेंस मतलब ना के बराबर ही लगभग होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे होता है 2πf/L। अब यहाँ पे आ गया इंडक्टेंस पिक्चर के अंदर। नाउ इंडक्टेंस, ठीक है, तो इसीलिए अगर इंडक्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस कम होगा तो एक्स कम होगा, एक्स कम होगा तो पी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। ये सिंपल सी चीज जो होती है इसके ऊपर पूरा हम लोग का पूरा ध्यान इसी पे होता है। हम क्या चाहते हैं यार, अरे तुम एक इंजीनियर अगर हो या यूटिलिटी है, तुम क्या चाहते हो कि कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम हम लोग पावर को भेज पाएं। सही है, और अगर जनरेशन साइड पे हो, ये हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन का ऑब्जेक्टिव, ट्रांसमिशन साइड का ऑब्जेक्टिव। जनरेशन साइड पे जाओगे तो मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग मैक्सिमम पावर को जनरेट कर पाएं, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान, मेन मुद्दों पे फोकस रखता है। तो अब ट्रांसमिशन साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमें क्या है, मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। रिसोर्सेज क्या है, टावर कम से कम लगें, सही है, और वायर कम से कम लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए मेन मुद्दे हैं। तो और मैक्सिमम पावर जा सके, तो पावर मैक्सिमम कैसे जाएगी, एक्स को कम करते जाओ। टावर में टावर कम कैसे लगेंगे, डबल सर्किट का इस्तेमाल कर लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि देखो जैसे जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव देख लो कि आखिर हम इस चीज़ से करवाना क्या चाह रहे हैं। आप करके देखना, सोच बदल जाएगी तुम्हारी। सो दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यानी कि देखो किसी भी काम को, फॉर एग्जांपल अगर तुम प्रोजेक्ट ही बना रहे हो अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ, उसके पीछे का टास्क है, वो तुमसे क्यों बनवाया जा रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें सिखाने के लिए प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है। तो आपको जब माइंड क्लियर होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तभी तुम वो काम को अच्छे से कर पाओगे। जो चीज़ें आप केवल इसलिए करोगे कि बस करनी है, वो कभी भी आपको, मतलब आप उसमें 100% अपना नहीं दे सकते यार, है ना। कोई अगर कोई कह रहा है करने को, तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये करेंगे, इसका क्या परिणाम होंगे, क्यों कर रहे हैं। तो डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ या, तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हम लोग इंडक्टेंस कम क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेट इज़ द पार्ट। तो आयु अब क्लियरिटी मिल गई होगी ना, आगे चलते हैं। अब इंडक्टेंस कैसे कम कर सकते हैं, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला पीछे हमने निकाला था, इंडक्टेंस इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ अगर फेज की बात कर रहे हैं, ln GMD/GMR। तो हमें क्या करना है, इंडक्टेंस को कम करना है, उसके लिए क्या करो, GMR को तो बढ़ा दो और GMD को कम कर दो। ये दो चीजें करनी है। पहला काम करना है GMR को बढ़ाना है, दूसरा काम करना है GMD। अब मैंने भी पीछे सिखाया था भाई तुम्हें कि GMD जो है, ओह एक मिनट, हाँ, GMD जो है ये कैसे अफेक्ट होता है। तो बेसिकली GMD जो होता है ना, ये स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग से अफेक्ट होता है। और GMR, अगर GMR कैसे अफेक्ट होता है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यानी कि सेम सेम फेज के जो कंडक्टर्स होते हैं, सेम फेज के जो कंडक्टर्स होते हैं या सब कंडक्टर्स होते हैं, अगर बंडल ले रहे हो, तो उनके बीच की स्पेसिंग को GMR कहते हैं। तो अब GMR बढ़ाना है तो इनके बीच की स्पेसिंग को बढ़ा दो, और GMD अगर बड़ा कम करना है तो इनकी स्पेसिंग को कम कर दो। समझ में आ रही बात ये। तो यानी कि हमें ये कैसे कर सकते हो, यानी कि GMD यानी कि इंडक्टेंस अगर कम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कुछ भी रटना नहीं है, देखो सारे कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट होते चले जाएंगे।
तो इंडक्टेंस कम करने के दो तरीके, जीएमडी कम कर दो और जीएमआर बढ़ा दो ना। जीएमआर यानी कि सेल्फ डिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, अंदर यानी कि बंडल कंडक्टर ले रहे हो तो उन्हें दूर दूर कर दो, बंडल कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ा दो। और जीएमडी कैसे कम कर सकते हो, कंडक्टर जो है जैसे आर फेज है ये वाई फेज है, तो इनके बीच की स्पेसिंग जो है उसे कम कर दो। तो अपोजिट फेज यानी कि अदर फेजेस के डिफरेंट फेजेस के जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग को कम कर दो, तो जीएमडी कम हो जाएगा। जीएमडी इज बेसिकली द म्यूचुअल डिस्टेंस, होता है ना कि दो अलग अलग पोलैरिटी या अलग अलग फेज के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस। और जीएमआर डिपेंड करता है सेम फेज के कंडक्टर की डिस्टेंस, तो सेम फेज के कंडक्टर की डिस्टेंस को बढ़ा दो, ठीक है, और अपोजिट फेज के कंडक्टर की स्पेसिंग को कम कर दो। तो डेट इज द पॉइंट, यहाँ पे देखो मेंशन भी किया हुआ है मैंने, तो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर ऑफ सेम फेज उसको इंक्रीज कर दो, है ना, और बंडल कंडक्टर जो है उनका इस्तेमाल करो, तो उससे जीएमआर बढ़ता है, ठीक है। अब देखो यही काम करेंगे, यहीं पे आंसर छुपा है। तो अब क्या आंसर है, देखो भाई अगर ए बी बी सी सी ऐसे लेते हो तो ये क्या है, बेसिकली ए और ए डैश की बात करोगे तो कंडक्टर्स ऑफ सेम फेज, बी और बी डैश ये भी सेम फेज कंडक्टर हैं एंड कंडक्टर ऑफ सेम फेज, सही है। बात क्या क्या समझा रहा हूं मैं, कि ये वाला लाल और ये लाल ये दोनों एक ही फेज के हैं, सीधी सी बात है, ये भी आर का है ये भी आर का है, तो दीज आर सेम फेज कंडक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो एक बड़ा अंतर यहाँ तुम्हें सीखने को मिलेगा जब भी हम बात करते हैं बंडल कंडक्टर की, बहुत बहुत ध्यान से समझ लेना, ये इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, और ना तुम्हें जिंदगी में कभी समय मिलेगा अगर तुम इस फील्ड में नहीं जाते हो तो ये चीज़ सीखने का, ठीक है। बट एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बंडल कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम सब कंडक्टर्स की बात करते हैं, सब कंडक्टर्स आ जाते हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है। और सब कंडक्टर क्योंकि एक ही फेज के होते हैं, यानी कि आर फेज की जो सप्लाई है वो तीन सब कंडक्टर से जा रही होती है, सो डेट इज द केस ऑफ बंडल कंडक्टर्स। तो एक तो हो गया बंडल कंडक्टर में ये केस हो गया आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं डबल सर्किट की, तो डबल सर्किट में क्या होता है, ये आर फेज का है ये आर डैश फेज का है ना। अब अगर आर और आर डैश फेज के कंडक्टर को देखो तो ये भी क्या है, दीज आर कंडक्टर्स ऑफ सेम फेज, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। तो अगेन अब देखो बंडल कंडक्टर में हमने क्या करा, सब कंडक्टर्स की जो सब कंडक्टर्स थे बंडल कंडक्टर के अंदर सब कंडक्टर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दीज आर मेन कंडक्टर्स। तो दो अगर डबल सर्किट लाइन के अंदर ये फीचर है, सिंगल सर्किट में ये चीज फीचर नहीं होता। सिंगल कंडक्टर जब हम सिंगल सर्किट लाइन को डील करते हैं, जैसे पीछे देखा, तो केवल बंडल कंडक्टर्स के ही साथ डील करा जाता है जीएमआर को एडजस्ट करने के लिए, समझ में आ रही बात ये। लेकिन जब डबल सर्किट की लाइन की बात होती है, जब डबल सर्किट लाइन की बात कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, तब वहां पे जीएमआर को अगर एडजस्ट करना है तो बंडल कंडक्टर तो एडजस्ट करने ही पड़ेंगे, बंडल कंडक्टर तो लेने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ जीएमआर जो है सेम फेज के कंडक्टर से भी एडजस्ट किया जाता है, सेम फेज के कंडक्टर। ये पॉइंट मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे बताया हुआ है, सेम फेज के कंडक्टर, क्योंकि हम क्या जानते हैं, जीएमआर मतलब सेम फेज के कंडक्टर के बीच का इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेडियस, हॉलो कंडक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएमआर क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सेम फेज के कंडक्टर के बीच की इक्विवेलेंट दूरी को, समझ में आ रही बात, अल्टीमेट बात बस इतनी सी है, समझ में आ रहा है बात ये, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इट इज मेनली डिनोट करता है कि अप्रोक्सीमेटली द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू सेम फेज कंडक्टर। और जीएमडी क्या डिनोट करता है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट फेज कंडक्टर, समझ में आ रहा है। तो देखो जीएमडी जीएमआर केवल थ्योरेटिकल मत रहने दो, मतलब बहुत कुछ है ये केवल ये नहीं है कि जीएमआर मतलब ये हॉलो कंडक्टर एंड ये एंड ऑल डेट, ये बहुत कुछ है जीएमआर और जीएमडी, समझ में आ रहा है। तो इसको अगर, क्योंकि अगर आप आगे चल के ट्रांसमिशन लाइन में जाते हो या वो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये कॉन्फिडेंस फील होगा। और जब तुम इंटरव्यू दोगे और ऐसा कुछ पूछ लेगा तो तुम उसको बहुत ईजिली, तो देखो लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली माइंड आपको खोल देगा ये आज का जो लेक्चर है, ठीक है। तो जीएमडी और जीएमआर जो अब तक पढ़ते आए हो उसका एक और फेज तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि जीएमआर का इस्तेमाल, एक लाइन पेपर में भी आ जाती है और पूछ लिया जाता है, मैंने एमसीक्यू में कराया हुआ है, एमसीक्यू वाले लेक्चर्स में जीएमआर के बारे में एक लाइन पूछ ली जाती है कि ये कब ऑपरेट होता है, तो जब भी एक से ज्यादा कंडक्टर हो सेम फेज के, या फिर एक से ज्यादा सब कंडक्टर हो सेम फेज में, तब जीएमआर पिक्चर के अंदर आता है। तो अगर एक ही कंडक्टर ले रहे हो, सिंगल कंडक्टर है, ठीक है, सिंगल कंडक्टर अगर ले रहे हो वो भी हॉलो है, तो जीएमआर पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हॉलो है। और सॉलिड ले रहे हो तो वो आर डैश वाला आ जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल जीएमआर पिक्चर के अंदर आता है वो तब आता है जब मोर देन वन कंडक्टर्स पर फेज पिक्चर के अंदर होते हैं। सो डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे यही इस्तेमाल करा गया है। तो अब भैया हमें क्या करना है, टास्क क्या हमारा, जीएमआर को कम बढ़ाना है और जीएमडी कम करना है, ठीक है। अब जीएमआर को कैसे बढ़ा सकते हो, तो जो सेम फेज, अब देखो अगर पहला कॉन्फ़िगरेशन ये देख लो, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो आर और आर ये सेम फेज कंडक्टर है, ये और ये सेम फेज के हैं, ये सेम फेज के हैं, ये सेम फेज के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो भाई आर और आर के बीच की दूरी कितनी ds है,
ठीक है, यानी कि सेम फेज के कंडक्टर की डिस्टेंस ds है, और डिफरेंट फेज के कंडक्टर की दूरी कितनी है, मैक्सिमम दूरी कितनी है, dm है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की है। तो अब अगर इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस्तेमाल करूंगा अगर अपने सर्किट के अंदर, तो क्या हो रहा है, ds कम है और dm ज़्यादा है। अब dm मैं जानता हूँ कि किसको डिनोट करता है, gmd को, तो gmd ज़्यादा है और gmr कम है, ये उल्टा है। तो अगर ऐसा करेंगे तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो अगर डबल सर्किट लाइन में दोनों के दोनों सेम फेज वाले कंडक्टर को पास पास लगा दोगे तो इससे क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही, डेट इज द केस। ना अब दूसरी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं जो यूज होती है। इसमें देखो ये और ये सेम फेज के कंडक्टर्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ds हो गया। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस। और ब्लू और रेड ये दोनों अपोजिट फेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डीएम हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, डीएम जो है वो कम है और डीएस ज्यादा है। डीएस ज्यादा का मतलब क्या हुआ, जीएमआर जो है वो ज्यादा है, और डीएम कम का मतलब जीएमडी कम है। यही तो हम चाहते थे। अब ऐसा अगर सर्किट यूज करोगे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो इंडक्टेंस भाई साहब आपका कम हो जाएगा, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है, एकदम प्रीसीज। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आया कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भैया हमें इंडक्टेंस कम करना है, लाइन के रिएक्टेंस को कम करने के लिए पूरा खेल करा जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने कुछ भी नहीं रटवाया। बहुत सारे लोग इसके गलत गलत इंटरप्रिटेशन भी निकालते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे सेम कंडक्टर होंगे तो अट्रैक्शन रिपल्शन, अरे यार ये सब कोई रीजन नहीं है। एग्जैक्ट रीजन जो है वो इंडक्टेंस है, प्राइमरी रीजन इंडक्टेंस है। ठीक है, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, सेकेंडरी रीजन मैं कह सकता हूँ हो सकता है, अगर अगर ऐसा कुछ है, जैसे मैंने भी बताया था कि जैसे ये हमने कुछ कुछ कंडक्टर ऐसे लिए होंगे और जो बीच वाला आर्म होता है ये बड़ा हो जाता है ऐसे, फिर ये वाला आर्म जो है वो वापस से छोटा हो जाता है। तो देखो अगर ये वाला पर्टिकुलर केस देखो, तो इस केस में भी हमने क्या करा, ये आर है, बहुत ध्यान से समझना ये चीज, ये आर है, ये वाई है, ये बी है, ये आर डैश है, ये वाई डैश, सॉरी ये बी डैश है, ये वाई डैश है, एंड ये आर डैश है। ठीक है, यही ये एक देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक लौती ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मैक्सिमम हमें मैक्सिमम डीएस मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डीएस मिलेगा ना। अब देखो यहाँ पे आर और वाई का तो काम हो गया, इनके बीच का डीएस बढ़ गया, इनके बीच का भी डीएस बढ़ गया, पर जो बीच वाला फेज है बी फेज, इसका डीएस जो है वैसा का वैसा ही रहा। तो इसके डीएस को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके डीएस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस आर्म की डिस्टेंस भी बढ़ा देते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हमें फर्दर यानी कि एक स्टेप आगे जाके अगर मुझे इंडक्टेंस कम करना है, ठीक है, एक आगे लेवल पे, एक बड़े एक और एक हाथ ऊपर जाके इंडक्टेंस कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो बीच वाला क्रॉस आर्म है उसकी भी डिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा, अब देखो डीएस, इसका भी डीएस बढ़ गया। समझ में आ रही बात की, दैट इज द केस। समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां का डीएस हमने बढ़ा दिया ट्रांसपोज करके, ऐसे ये भी डीएस बढ़ा दिया हमने। ठीक है, वाई का रह गया था, इस कॉन्फ़िगरेशन में वाई का नहीं है। इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो हमने इनके बीच की भी डिस्टेंस बढ़ाई। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्रॉस आर्म सेंटर वाला होता है, मिडिल वाला, उसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, क्रॉस आर्म की थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अल्टीमेट रीजन वो भी इंडक्टेंस को कम करने के लिए ही है, जीएमआर को बढ़ाने के लिए है वो अल्टीमेट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो गया होगा। तो आई होप मजा आ रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है नया यार, बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा, हर चीज़ मतलब इंटरव्यू भी। देखो यार एक बात ध्यान से समझ लो, अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम निकालना, देखो तुम चीज़ें सीखने के लिए आओ, हमेशा चीज़ें सीखने पे काम करो। जैसे वो है ना 3 इडियट वाला, कि तुम यार चीज़ें सीखने के लिए करो, बाकी सारी चीज़ें उसके तुम्हें फॉलो कर लेंगी। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ और आपको भी, कि हमेशा आप जो भी काम कर रहे हैं भाई साहब, आप चीज़ें सीखने के लिए करें। ठीक है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिखा पाऊँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये चैनल आपके लिए रटने के लिए है या यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लो। इवन नोट्स आप लोग मांगते हो तो उसके लिए मैंने पेड वाला शुरू कर दिया है, पर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, सीख के बनाओ यार, सीखो। क्योंकि इंडिया को अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, और तुम जब सीखोगे ना तो तुम्हें कंपटीशन भी निकलेंगे। कंपटीशन इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। आप जब सीख जाओगे, अब इसकी उम्र कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, तो तुम्हें क्या एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत है, तुम नहीं कर पाओगे क्या? समझ में आ रही बात ये। अब तुम मेरी ये जीएमडी जीएमआर वाली सीरीज जब कंप्लीट कर लोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम ना कर पाओ यार। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो वहाँ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रटने वाले ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो फोकस्ड ऑन द लर्निंग, ठीक है, सीखने पे ध्यान दो भाई, बाकी सब चीज़ें बाई प्रोडक्ट है। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देख लो, टॉवर के स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ये मेरे को पिक मिली थी तो मैंने इसमें डाली है। जनरली जब हम टॉवर की बात करते हैं तो टॉवर की यहाँ पे देख सकते हो हाइट जो होगी लगातार बढ़ती जा रही है। यार पेन का कलर चेंज कर लें, दिखेगा ही नहीं वरना।
रेड ले लेते हैं। ओके, तो टावर के हाइट की बात करी गई है, तो देखो क्या होगा कि जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो तुम्हें टावर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज सिंगल सर्किट की लाइन है, ये बहुत ही कम वोल्टेज की बात हो रही है, यहाँ पे 69 केवी की ही केवल बात हो रही है। ठीक है, ये तुम्हें जस्ट नियर टू सिटीज मिल जाएंगे, जस्ट आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड सिटी, शहर के जस्ट बाहर तुम्हें ये मिल जाएंगे। ठीक है, सिंगल सर्किट लाइन होगी 69 केवी की। ना जैसे ही तुम थोड़ा और दूर जाओगे और सिंगल सर्किट की लाइन वहां पे भी चल रही होगी, यहाँ पे आर लग जाए, लटक जाएगा, यहाँ पे वाई लटक जाएगा और यहाँ बी लटक जाएगा, तो ये 115 केवी का है। तो देखो अब टावर की हाइट बढ़ गई, कितनी हो गई, 32 मीटर की हाइट हो गई। सही है। नेक्स्ट, अब देखो उसके और अगर तुम आगे जाते हो, बियॉन्ड जाते हो, 230 केवी की लाइन है, और देखो डबल सर्किट हो गया, आर वाई बी और बी डैश वाई डैश आर डैश। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ये लेंथ बराबर रखी। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैंने क्या बताया तुम्हें, ये लेंथ, क्रॉस आर्म की लेंथ जनरली हम लोग बराबर ही रखते हैं, लेकिन अगर तुम्हें इंडक्टेंस को जैसे अगर बराबर रखोगे तो इंडक्टेंस कम हो गया, लेकिन अगर इंडक्टेंस तुम्हें बहुत ज़्यादा कम करना है, मतलब फर्दर और रिड्यूस करना है, तब क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दो, क्योंकि जो बीच वाला फेज है ना, इनके बीच को भी हम लोग थोड़ा सा गैप अप कर देते हैं ताकि और फर्दर जीएमआर को रिड्यूस किया जा सके। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये देख सकते हो 230 डबल सर्किट लाइन, 45 मीटर की हाइट। ना ये 500 केवी की जब लाइन पे जाओगे, डबल सर्किट लाइन, ठीक है, डबल सर्किट की लाइन, और हमें कितना मिलेगा, 65 मीटर का टावर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखो हाइट बढ़ती जा रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। जीसी बारे में मैंने बताया था, आपको याद होगा जब सैग बता रहे थे, सैग, तो मैंने बताया था कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर टेंशन को सेफ रखने के लिए सैग देते हैं, कैटेनरी शेप होती है, सब बताया था। अब ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है इससे और ग्राउंड का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसके बीच की दूरी, तो ये कहलाती है जीसी, ग्राउंड क्लियरेंस। और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि ग्राउंड के साथ कोई स्पार्किंग या आर्क ना बन जाए। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नीचे वाले सेफ साइड रह सकें, नीचे से कोई निकल रहा है उसके ऊपर पोटेंशियल ना आ जाए, बिजली ना चिपक ना जाए वो। सो वी हैव टू मेंटेन द ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली। अब ये जो जीसी होता है, ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, ये जो होता है ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है वोल्टेज लेवल पे कि कितने वोल्टेज की लाइन के साथ डील कर रहे हो। तो वैसे ही देखो, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया है, देखो ये क्या है, वोल्टेज का राइज अप। तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे देखो हाइट ऑफ द टावर भी इंक्रीज करती जा रही। सो डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने बता दी कितने तरीके के टावर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जनरली। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैंने मार्क कर रखी है, ये भी समझ लो। यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो ये ऐसे करके बना हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डबल इंसुलेटर स्ट्रिंग। दीज ऑल यूजेस सिंगल इंसुलेटर स्ट्रिंग, यानी कि अगर इसके इंसुलेटर को देखोगे तो ये टावर का क्रॉस आर्म है और यहाँ पे ऐसे करके लटके हुए हैं। ठीक है, इसमें भी देख लोगे, इसमें भी ऐसे करके लटके, तो दीज आर सिंगल स्ट्रिंग। यहाँ पे भी देखो सिंगल स्ट्रिंग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने डबल स्ट्रिंग इस्तेमाल करा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे करके गया हुआ है एंड देन ऐसे करके डबल स्ट्रिंग गया हुआ है, देन यहाँ पे कंडक्टर निकला है। ठीक है, तो दीज आर डबल इंसुलेटर स्ट्रिंग। देखो क्योंकि वोल्टेज का लेवल बढ़ गया है तो सिंगल इंसुलेटर स्ट्रिंग, साथ ही साथ ये हम इस तरीके का एंगल पे एक पर्टिकुलर इंसुलेटर स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना, डबल इंसुलेटर स्ट्रिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना होगा, यानी कि जब हायर वोल्टेज पे चले जाते हो, अभी पीछे भी मैंने दिखाया था सिंगल सर्किट लाइन के बारे में जब चर्चा करी थी, तो वहां पे भी टावर जो है वो डबल इंसुलेटर स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज है तो वहां पे हमें इन डबल इंसुलेटर स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। नाउ फीचर समझ लो, आखिर हमने इतनी मेहनत करी क्यों, तो उसका फीचर समझ लो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, यहीं पे सारे राज छुपे हुए हैं। तो फर्स्ट वन, मोर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। सीधी सी बात है भाई, पावर ज्यादा जाएगी यार। एक सर्किट था ना, एक सर्किट आर वाई बी, तो इतनी सी पावर जा रही थी। अब एक सर्किट और लगा दिया तो इसकी भी जाएगी, तो पी पावर अगर एक सर्किट भेज रहा था तो अब कितनी पावर जाएगी, 2p पावर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, अच्छा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो भाई हम एक और टावर लगा के भी बढ़ा सकते थे, हम एक ही टावर में दो सर्किट क्यों टांग रहे हैं, तो उसका रीजन है नेक्स्ट, इकोनॉमिकल। अल्टीमेटली हम चाहते क्या, मैंने पीछे बताया था, ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसफर करना और इकोनॉमिकली। तो ये इकोनॉमिकल वाला जो एस्पेक्ट है ये पूरा होता है जब हम बात करते हैं डबल सर्किट की लाइन की। समझ में आ रहा है। तो क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर हम सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम लैंड, ये लिखा नहीं है, लिख लो, सेम लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं और भेज रहे हैं डबल पावर। समझ में आ रहा है। सो डेट इज वाई इट इज एन इकोनॉमिकल टू यूज डबल सर्किट। भाई समझ में आ गया। देखो एक इतना हमने लैंड का स्पेस घेरा, ठीक है, और इस टावर के मान के चलते हैं 100 रुपए की कॉस्ट आई। ठीक है, तो 100 रुपए की कॉस्ट हो गई और 100 रुपए लैंड की कॉस्ट है। तो बेसिकली 200 रुपए, यानी कि पी पावर भेजने के लिए 200 रुपए लग रहे हैं अगर सिंगल सर्किट में भेजोगे। वहीं पे अगर हम डबल सर्किट की लाइन ले लेते हैं, चलो डबल सर्किट की लाइन है, ठीक है,
ठीक, डबल सर्किट की लाइन ले लेना है। लैंड का एरिया मान के चलते हैं, थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, चलो 110 रुपये। ठीक, पावर की थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई, मान के चलते हैं 120 रुपये। पावर कितनी भेज रहे हो? 2P पावर, समझ में आ रही बात ये? तो अब यानी कि 2P पावर अब हम भेज रहे हैं, वो कितने में भेज रहे हैं हम लोग? 2P पावर कितने में भेज पा रहे हैं? 230 रुपये में। ठीक है, 230 रुपये में डबल पावर भेज रहे हो, समझ में आ रहा है? यानी कि मात्र 30 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके पावर डबल हो जा रही है, 2P हो जा रही है, PSC 2P। तो डेट इज द फीचर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इकोनॉमिकल पड़ता है। समझ में आ रही बात है? डेट इज द पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लो भाई, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो 2 फेज जा रहे हैं, 2 सर्किट है। अब एक सर्किट जो है ये खराब हो गया, कोई फॉल्ट आ गया, LG फॉल्ट कुछ भी हो गया, तो ये वाला सर्किट बंद हो जाएगा। लेकिन अब पावर आ रही है, अब बरेली में पावर मानने के चलते, बरेली है, लखनऊ है, कहीं भी पावर आ रही है, तो पावर की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मतलब ये वाला सर्किट तो चल रहा है ना, ये सर्किट 2 जो है ये तो रनिंग कंडीशन में है, तो इससे पावर भेजी जा सकती है। तो P पावर तो आती रहेगी, 2P की जगह आधी चली गई, आधी तो आ रही है, तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। कि अगर कहीं फॉल्ट होगा तो किसी एक सर्किट पे होगा ना, दूसरे सर्किट पे, दोनों पे थोड़ी जरूरी थोड़ी दोनों पे हो जाए, तो इसलिए रिलायबिलिटी बढ़ गई। वहीं पे अगर सिंगल सर्किट लाइन है भाई, एक ही लाइन, एक ही सर्किट आ रहा है, फॉल्ट हो गया तो ये बंद हो गया, तो P = 0 हो गई। ऐसे 2P की जगह P हो गई, तो ये ज़्यादा रिलायबल हुई ना, बस दैट इज द पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देख लो, इसी से जुड़ा हुआ है, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटेनेंस। अब देखो, अगर तुम्हें सिंगल सर्किट की लाइन भेज रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस करनी है, रिपेयर करना है, तो पूरी लाइन को ही बंद करोगे तो P = 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, जनरली स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, ये तैयार नहीं होती यार, क्योंकि भाई पावर इंटरप्ट होगी, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस की नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डबल सर्किट की, तो उसमें क्या करेंगे? एक सर्किट बंद कर दिया, उस पर मेंटेनेंस का काम मस्त चल रहा है, दूसरे सर्किट से पावर जा रही है, अगली बार क्या करेंगे? दूसरे सर्किट को रिपेयर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक सर्किट जो लाइन है, जैसे ये है, अब ये वाला जो सर्किट है इसको बंद कर दिया और इससे पावर जा रही है P, तो रिपेयर कर लिया, इसको मेंटेन कर लिया। अगली बार क्या करेंगे? अगली बार इस सर्किट को ऑन कर देंगे और इस सर्किट को बंद कर देंगे, इसकी मेंटेनेंस कर लेंगे। तो मेंटेनेंस बड़ी फ्रिक्वेंट हो पाती है, तो मोर अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटेनेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। लास्ट पॉइंट देख लो, 5वां पॉइंट है इंडक्टिव कपलिंग। अच्छा देखो, ये 4 पॉइंट तो दीज आर द एडवांटेज ना, ये है कॉन्शियस का पॉइंट, मतलब ये है तुम्हारा थोड़ा सा सतर्क रहने वाला पॉइंट है। ये आपको चेंजेस, यानी क्या चेंज करने पड़ेंगे अगर डबल सर्किट लाइन का इस्तेमाल करोगे, तो चेंजेस क्या करने पड़ते हैं भाई? इंडक्टिव कपलिंग पिक्चर में आ जाती है, क्योंकि अब क्या है, 3 की जगह 6 कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव कपलिंग जो होती है वो चेंज होती है, और इसको हमें पिक्चर में लेना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक इनटू द अकाउंट, क्योंकि जब हम फॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे ये जो डबल सर्किट लाइन है इसकी कैलकुलेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं, वरना क्या होगा? वरना रिले, स्पेशली डिस्टेंस रिले, ये क्या होगा? फॉल्स ऑपरेट कर जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी कि डिस्टेंस रिले जो होगी वो गलत तरीके से ऑपरेट कर जाएगी, अंडर रीच या ओवर रीच की समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो फॉल्स ऑपरेट क्या करेगी? या तो अंडर रीच हो जाएगी, यानी कि जहां तक उस रिले को काम करना चाहिए था उससे पहले तक ही केवल फॉल्ट को डिटेक्ट कर पाएगी, उसके उतने फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, या ओवर रीच हो जाएगी। ये दोनों बड़े फेमस टर्म है, जब मैं स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे चर्चा करेंगे। ओवर रीच का मतलब क्या हुआ? कि रिले मान के चलते हैं, हमने यहाँ तक के लिए कहा था कि यहाँ तक की रिले ऑपरेट करनी चाहिए, पर अब क्या होगा? यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट होगा तो रिले शुड नॉट ऑपरेट, बट ओवर रीच कंडीशन में ये वाला फॉल्ट भी अगर होगा तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। ठीक है, रिले के ऊपर आपको बता दूं, MCQ ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर लो, 60 रुपये केवल फीस है, बहुत ही कम अमाउंट है। वहाँ पे हमने रिले ऑलरेडी कवर कर दिया है, 3 पार्ट में कवर हो चुका है, उसमें जितने भी MCQ रिले के ऊपर बनते हैं वो लगभग मैंने वहाँ कवर कर दिए हैं, तो उसको जाके देखो। प्रोटेक्शन और सर्किट ब्रेकर के भी वहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे MCQ। सो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू सीखना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर लो ग्रुप, वहाँ पे रिले कवर किया है। सो डेट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने डबल सर्किट के लाइन के बारे में। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा ना। जाते जाते 2 लेक्चर सजेस्ट करूंगा, अगर पोल्स के बारे में जानना चाहते हो और डिटेल में तो लेफ्ट वाला देख लो, वहीं पे लो टेंशन और हाई टेंशन के बारे में जानना चाहते हो, और कौन से कंडक्टर यूज़ होते हैं, इंसुलेटर कौन से यूज़ होते हैं, कहाँ पे कौन सा इंसुलेटर यूज़ होगा, इसके बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पिक्चर उक्चर डाल के समझाया है मैंने, तो इसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।